हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023 जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका एक पर्टिकुलर बैच है। टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर बैच में। 100 वीडियोस में आपका ये पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है आपका कंप्लीट होगा। 1 वीडियोस में हम लोग 25 क्वेश्चंस को काफी कंप्रिहेंसिवली बोल सकते हैं डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज में आपका वीडियो नंबर 3 है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के सामने एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम बताना है जिसमें जो भी आपके एनिमल्स बिलोंग करते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप से। बेसिकली इस पर्टिकुलर ग्रुप के एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं उनके बॉडी पे आपको देखने को मिलेगा जो उनका स्किन जो होता है बेसिकली आपका स्पाइनी होता है, कांटेनुमा संरचना देखने को मिलेगा। तो बेसिकली और उसके साथ साथ वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम, बेसिकली इसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेसिकली उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, गमन करने में भी हेल्प करता है। तो ये बेसिकली आपको बताना है कि वो उस ग्रुप का क्या नाम है, हेमिकॉर्डेटा, स्केलमेंथिस, इकाइनोडर्मेटा या फिर मोलस्का। तो याद रखिए ये आपका इंपॉर्टेंट लक्षण हमें देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है। स्पाइनी स्किन किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ये लक्षण देखने को मिलता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साथ के साथ याद रखना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम या फिर बोल सकते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलता है। और इस क्वेश्चन को आप एक स्टार मार्क करेंगे। ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब भी मैं बात करूं एनिमल किंगडम तो इन सारे फाइलम्स के नाम आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा को बेसिकली हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं, CNIDARIA। क्लियर, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपका जो है फाइलम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है आपका डिनोफोरा और ये प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस को बेसिकली हम नीमेटोडा के भी नाम से जानते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। यहाँ तक कि जो भी आपके 1 to 11 जो भी आपके यहाँ पे फाइलम का नाम आप देख रहे हैं इनको हम इंक्लूड करते हैं नॉन कॉर्डेट्स, इनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि ये जो आपके फाइलम कॉर्डेटा ये अलग ही आपके बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। तो फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म के बोल सकते हैं कि इनके जो ऑर्गेनिज्म्स का जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है इनमें आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, नोटोकॉर्ड बोल सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म में। उसके साथ साथ पेयर बोल सकते हैं कि आपके फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाया जाता है, पेयर्ड आपके फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलता है फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म में। क्लियर, तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कॉर्डेटा फाइलम के काफी एडवांस होते हैं, बोल सकते हैं। आपको याद रखना है, याद रखने के लिए मैं सारा पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे आप फोकस करेंगे क्योंकि आपके ऑप्शन में फाइलम इकाइनोडर्मेटा का नाम मेंशन था। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन को याद रखना है। मैं आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो भी आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मींस क्या होता है, बोल सकते हैं कि आपका ये जो स्पाइन होता है, क्लियर, स्पाइन, और ये आपका डर्म मींस बोल सकते हैं कि आपकी स्किन। तो ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करेंगे उनकी स्किन पे आपको देखने को मिलेगा स्पाइन, कांटेनुमा संरचना देखने को मिलेगा। और सारे के सारे जो भी आपके ऑर्गेनिज्म इस फाइलम से बिलोंग करते हैं वो कैसे होते हैं, वो मराइन होते हैं, समुद्र में आपको देखने को मिलेगा। और स्टार मार्क करेंगे, क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि किस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स आपके सारे के सारे आपके मराइन होते हैं, समुद्र में आपके पाए जाते हैं। तो उसका आंसर आपका इकाइनोडर्मेटा होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। बेसिकली फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिजम्स का जो आपका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। किस लेवल का होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। और फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म में बेसिकली जो है हमें सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर, तो इसका बेसिकली जो है बोल सकते हैं कि सेलुलर लेवल का जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म में। क्लियर, लेकिन आपको याद रखना है बेसिकली फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस लेवल का होता है, तो टिश्यू लेवल का होता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपका हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा में टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या स्पॉन्ज जो आपका फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है, क्या उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलता है? नहीं, क्योंकि उसका जो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें केवल सेलुलर लेवल का होता है। तो उसमें सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि आपका कोइनोसाइट सेल आपको देखने को मिलेगा फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म में। क्लियर, तो
आपको ये पॉइंट याद रखना है। उसके साथ साथ ये जो आपके फाइलम सिलेंट्रेटा के जो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा क्या होगा आपका जो है सेलुलर, ये आपका जो है ये टिश्यू लेवल पे होगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। साथ के साथ ये जो आपके फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के जो ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यहाँ पे हमें ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा तक के जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन का यहाँ पे सिस्टम का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जो भी आपके एडल्ट जो होते हैं, जो इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, बोल सकते हैं कि इसमें रेडियली सिमेट्री देखने को मिलता है। इट मींस रेडियल सिमेट्री आपके 3 फाइलम्स में देखने को मिलता है, 3 फाइलम में देखने को मिलता है। आपको याद रखना है फाइलम सिलेंट्रेटा, उसके साथ साथ जो है फाइलम टीनोफोरा, और उसके साथ साथ जो है आपका इंपॉर्टेंट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। तो CCE ये आपके फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा और ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो आपका रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। ये रेडियल सिमेट्री होता क्या है, मान लीजिए कि आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, आप उसको किसी भी एंगल से आप उसको क्या कर सकते हो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका जो बोल सकते हैं कि सिमेट्री का जो आपका ये क्लासिफिकेशन का जो बेस होगा, उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्लियर, लेकिन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो ये बेसिकली उसमें देखने को मिलता है बायलेटरल सिमेट्री। हम लोगों में जो देखने को मिलता है बायलेटरल सिमेट्री, क्योंकि आप बोल सकते हो कि जो है एक यहाँ से मान लीजिए कि आपका कोई ह्यूमन बींग्स है, तो ये आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बीचों बीच से क्या कर सकते हो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर, एक ह्यूमन बींग्स के जो भी ऑर्गन आपके हाफ इधर चले जाएंगे राइट में और हाफ आपके लेफ्ट में। ह्यूमन बींग्स के केस में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। साथ के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स में कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है। कैसे होते हैं, आपके एसिमेट्री होते हैं। क्लियर, एसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस क्या होगा, इस इमेज से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस 3 लेयर्स का पाया जाना। बोल सकते हैं कि आपका फर्स्ट लेयर होता है एक्टोडर्म, और बोल सकते हैं कि बीच में आपको एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में आपको देखने को मिलेगा मेसोडर्म। आप इस पर्टिकुलर इमेज में देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 स्तर देखने को मिलेंगे। एक्टोडर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ बीच में आपको देखने को मिलेगा मेसोडर्म, और उसके बाद आपको लास्ट में देखने को मिलेगा जो है एंडोडर्म। क्लियर, तो एक्टोडर्म और उसके साथ साथ एंडोडर्म में जो आपको बीच में देखने को मिलेगा उसे हम बोलते हैं मेसोडर्म। क्लियर, ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि ये आपका फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। द्विस्तर देखने को मिलता है, एक्टोडर्म और उसके साथ साथ एंडोडर्म। क्लियर, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है कि मेसोग्लिया बेसिकली आपका अनडिफरेंशिएटेड आपका जो है एक लेयर देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म में, बेसिकली एक्टोडर्म और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि एंडोडर्म के बेस में, तो जिसे हम मेसोग्लिया के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्यारे से फैक्ट को आप याद रखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मींस आप बोल सकते हैं कि माउथ भी होगा, एक ओपनिंग माउथ का होगा, और उसके साथ साथ सेकंड ओपनिंग जो होगा आपका जो वो एनस का होगा। क्लियर, जिससे बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा माउथ जो होगा वो वेंट्रल साइड पे, और ये आपका एनस होगा जो आपका जो है वो डॉर्सल साइड पे। मोस्ट जो आपका डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है इकाइनोडर्म्स का, बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एज इट इज याद रखना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, और ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन में भी आपका ये हेल्प करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र बोल सकते हैं कि आपका एब्सेंट होता है इकाइनोडर्म के जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं इस पर्टिकुलर फाइलम से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो है सीलोम। ये बेसिकली आपके सीलोमेट भी होते हैं। ये आपके जो हैं ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सीलोमेट होते हैं। तो सीलोम के बारे में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये सीलोम क्या होता है। तो बेसिकली आपका ये बॉडी कैविटी जो होता है, ये जो बॉडी कैविटी जब उसमें लाइनिंग हो किसकी, मेसोडर्म की, तो उसे बोलते हैं सीलोम। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका ये जो है फर्स्ट जो आपका ए डायग्राम है वो सीलोमेट का है, और ये जो आपका सेकेंड जो आपका सीडोसिलोमेट है। ये सीडोसिलोमेट में क्या होगा कि जो सीडोसिलोमेट में बेसिकली जो आपका जो मेसोडर्म जो होगा वो बेसिकली आपका जो है वो बोल सकते हैं कि आपका ये प्रेजेंट होगा स्कैटर्ड पाउच, बिखरे हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये बिखरे हुए हैं, तो ये बेसिकली आपका जो सीडोसिलोमेट है। और ये फाइलम बोल सकते हैं कि आपको स्केलमेंथिस में देखने को मिलेगा, आपका ये सीडो बोल सकते हैं कि सीडोसिलोम देखने को मिलता है स्केलमेंथिस, या फिर बोल सकते हैं कि निमेटोडा फाइलम में। क्लियर, और ये जो भी आपके सिलोमेट एनिमल्स होते हैं आप बोल सकते हैं कि एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, उसके साथ साथ इकाइनोडर्म, डर्मेटा,
कि जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे हेमिकॉर्डेट्स और उसके साथ साथ कॉर्डेट्स, क्लियर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें बॉडी कैविटी आपका एब्सेंट होता है उसे कहते हैं एसिलोमेट्स। और ये आपके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं, क्लियर। या ये पॉइंट आपको समझ में आया फिर नहीं आया? सिलोम से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से, हमें नहीं लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इमेज के जरिए भी आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना चाहिए कि किसे बेसिकली एसिलोमेट बोलते हैं और किसे बेसिकली जो एसिलोमेट बोलते हैं और किसको हम एसिडोसिलोमेट बोलते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट पे फोकस कीजिए, जो आपका सेक्सेस जो होता है इस ऑर्गेनिज्म में वो सेपरेट होता है। सेपरेट सेक्सेस मींस व्हाट? सेक्सेस मींस जो आपके मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग अलग देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो आपका मेल अलग होगा, जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है आपका ये मेल और ये आपका जो फीमेल। तो सेक्सेस जो है वो सेपरेट होता है आपके इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में, क्लियर। उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है बेसिकली आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका जो वाटर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपके सारे ऑर्गेनिजम्स आपके कैसे मराइन है, समुद्र में देखने को मिलते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन फ्रॉग के जैसे, जैसे फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। और ये डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। और ये फ्री स्विमिंग लार्वल इसमें स्टेजेस देखने को मिलेंगे। तो बोल सकते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। जैसे कि आपका मेढक जो होता है ना, फ्रॉग का जो आपका डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि उसमें एक लार्वल स्टेज देखने को मिलता है आपका टैडपोल। ठीक उसी प्रकार से जो इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में भी जो है लार्वल स्टेज देखने को मिलता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। और ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल के रूप में याद रखेंगे स्टेरियस, यहाँ पे स्टारफिश देख सकते हैं, इसे हम कॉमनली स्टारफिश कहते हैं। इकाइनस जिसे हम सी अर्चिन के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम यहाँ पे मेंशन है। एंटीडॉन सी लिली होता है इसका कॉमन नेम। और ये कुकुमेरिया, क्लियर, जिसे हम सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। और ये आपका एफेरा जो आपका ब्रिटल स्टार होता है। तो आपके एग्जाम्स में इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपका ये ऑर्गेनिजम्स देकर के पूछ लिया जाएगा कि इसमें से इसका फाइलम क्या है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है सारे ऑर्गेनिजम्स का नाम, क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एंटीडॉन हो गया। एंटीडॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये स्टारफिश तो बिल्कुल आपको मार्क ही करना है, ये तो कई बार आपसे पूछा जा चुका है, क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आपके ऑप्शन में था फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करें तो पहले इस फाइलम हेमिकॉर्डेटा को बेसिकली जो है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इसको इंक्लूड करते थे, हेमिकॉर्डेटा को। लेकिन इसके लिए जो है नाउअडेज इस समय जो इसके लिए जो है सेपरेट फाइलम बना दिया गया है, नॉन कॉर्डेटा के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं हेमिकॉर्डेटा को। और ये जो भी हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं ना वो आपके रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है। कॉलर रीजन में आपको देखने को मिलेगा स्टोमोकॉर्ड। कॉलर रीजन में यहाँ पे देखिए ये बेसिकली आपका बैलेनोग्लॉसस है। ये क्या, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये बैलेनोग्लॉसस। इसका फाइलम क्या है, तो हेमिकॉर्डेटा है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सैकोलोग्लॉसस। तो ये आपका जो है सैकोग्लॉसस, ये आपका सैकोग्लॉसस जो है इसमें बेसिकली जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये प्रोबोसिस और ये कॉलर और ये आपका ट्रंक। तो ये बेसिकली जो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स आपके फाइलम किससे बिलोंग करते हैं, तो हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉलर रीजन में स्टोमोकॉर्ड, जो इसका सेम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि नोटोकॉर्ड के जैसा होता है। फाइलम बेसिकली जो है ये मिलकर के बना होता है। आपको देखने को मिलेगा जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन, क्लियर। जो भी आपके ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं वो आपके कीड़े जैसे होते हैं और ये मराइन एनिमल होते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। बायलैटरल सिमेट्री, ये भी आपको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा भी चुका हूं कि बायलैटरल सिमेट्री आपका जो है ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलता है। आप उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हो, किसी एक जगह से जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इस टाइप के सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। ट्रिपल ब्लास्टिक भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्टोडर्म, बीच में आपको मेसोडर्म और उसके बाद से एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको मेसोडर्म देखने को मिलेगा, तो उसे हम ट्रिपल ब्लास्टिक कहते हैं। सिलोमेट एनिमल, ये भी आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि सिलोमेट एनिमल्स किसको कहते हैं। थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग के वीडियोस में, लेकिन जैसे जैसे वीडियो की नंबर बढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और आएगी और आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्लियर। मैं क्वेश्चंस को काफी डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर इस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे तो वे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको काफी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, क्लियर। यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो बॉडी जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और ये कंपोज होता है, मिलकर के बना होता है
एंटीरियर आपका प्रोबोसिस, यहाँ पे देखिए आपका ये प्रोबोसिस है और ये आपका कॉलर और ये ट्रंक। ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलो आपका ग्लॉसस जो होता है इसका बॉडी जो है आपको टॉप टू बॉटम आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको प्रोबोसिस देखने को मिलेगा, देन कॉलर रीजन, देन टी। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर दीजिए PCT, P मींस प्रोबोसिस, C मींस कॉलर, T मींस ट्रंक। ये आपका जो है ये सीक्वेंस हो गया। इस तरीके से अगर आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको बहुत आसानी से है जो आंसर कर पाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप मींस व्हाट, इसमें जो भी आपके ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड कैपिलरीज और उसके साथ साथ जो है वेंस देखने को नहीं मिलेंगे। ब्लड आपके वैसे बोल सकते हैं कि डायरेक्टली जो है वो फ्लो करेंगे। तो इसमें आप बोल सकते हैं कैपिलरीज वेंस आपके एब्सेंट होते हैं। रिस्पायरेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है आपका प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि फाइलम हेमिचोर्डेटा में जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, उत्सर्जन अंग क्या होता है, तो प्रोबोसिस ग्लैंड होगा। क्लियर, सेक्सेस सेपरेट होंगे, ठीक जैसे ह्यूमन बीइंग के जैसे मेल अलग होगा और फीमेल आपका अलग होगा, और ये बोल सकते हैं कि आपका फीमेल अलग होगी। क्लियर, आपको थोड़ा सा जो है फोकस करना है समझने पे। नेक्स्ट आपका जो फर्टिलाइजेशन आपका कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल आप तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। और ये आपका डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। ये भी आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। इनडायरेक्ट मींस इसमें भी डेवलपमेंट जो होता है वो लार्वल स्टेज के जरिए देखने को मिलता है, लार्वल स्टेज देखने को मिलेंगे। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। बैलेनोग्लॉसस और उसके साथ साथ जो है सैकोग्लॉसस इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम हेमिचोर्डेटा से बिलोंग करते हैं। क्लियर, यहाँ पे देख सकते हैं सैकोग्लॉसस को। इनमें से किस क्लास के कंपाउंड्स में बेसिकली फंक्शनल ग्रुप OS हमें देखने को मिलता है, एल्कोहल, इथेन, कीटोन या फिर एल्डिहाइड। तो याद रखिए जो फंक्शनल ग्रुप OS हमें देखने को मिलता है एल्कोहल में, ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, तो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं केवल और केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन मेथेन CH4। यहां से आप क्या करोगे, जब मान लो इसकी स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। यहां से आपने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को रिमूव किया। एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद से आपको देखने को मिलेगा CH3 और ये तो बॉन्ड आपका खाली हो गया ना। यहाँ पे आपने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे बेसिकली आपने ऐड कर दिया OS। तो इस एक मिनट के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट जो है ना, CH3 वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल। जैसे मान लीजिए कि ये बेसिकली इसे हम बोलेंगे मिथाइल। ये आपका CH3 है ना, तो इसे बोलेंगे मिथाइल। अगर यही मान लीजिए कि आपका एथेन हो, C2H6 हो, और C2H6 से एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया, क्या बचा C2H5, तो इसे क्या बोलेंगे, एल्काइल तो ग्रुप हुआ ना, लेकिन इसे हम बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे जो है आपका इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। क्लियर, तो मिथाइल, इथाइल। इसी तरीके से आपका जो है मान लीजिए कि आपका प्रोपेन है, C3H8 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया, क्या बना, C3H7 बना। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे। लेकिन कॉमनली ये कौन सा ग्रुप होगा, तो आपका ये R ग्रुप, इसे हम बोलते हैं बेसिकली केमिस्ट्री में एल्काइल ग्रुप। क्लियर, तो अगर कहीं भी आपको कैपिटल R दिखे केमिस्ट्री में किसी फॉर्मूला में, तो आप उसे समझिएगा कि बेसिकली आपका ये एल्काइल ग्रुप है। क्लियर, जिसका मीनिंग आप कह सकते हैं कि आपका मिथाइल भी हो सकता है, आपका ये इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आया। तो ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना, ये आपके जो भी एल्काइल ग्रुप जो होते हैं उसके बेसिकली क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपका ये CH3 है, यहाँ पे आपने OS को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया एल्कोहल बन गया, CH3OH। यही तो है आपका मिथाइल एल्कोहल। क्लियर, और मान लीजिए कि C2H5OH, यही तो है आपका इथाइल एल्कोहल। तो ये बेसिकली जो है एल्काइल ग्रुप के स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज को आपका ये इनहांस करता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, स्पेसिफाई करता है। ये बेसिकली आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो बेसिकली आपका जो एल्काइल ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करने का काम करता है। ये आपका जो है फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर, और ये कंपाउंड को भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मान लीजिए अगर ये CH3OH, तो ये तो आपका एल्कोहल हो गया। OH ग्रुप अगर है तो आप इसे कहोगे कि आपका एल्कोहल है। अगर मान लीजिए कि अगर दूसरा मैं आपसे कहूं कि CH3CHO क्या होता है, CHO बेसिकली आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर, CHO, तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका ये कंपाउंड एल्डिहाइड का हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड को एक स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज देने में भी आपका ये हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको रीड भी कर सकते हैं। बहुत मैं बोल सकता हूँ कि
पूरे नोट्स के साथ एक एक पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा और आप नोट्स को पढ़ोगे ना, एक एक पॉइंट्स आपके अंदर जो है पूरे शीशे की तरह से बोल सकते हैं कि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो आप बेसिकली जो भी मैं पर्सनल नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया हूं, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको जो देखने को मिलेगा अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप OH, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या था, एल्डिहाइड भी था, तो इसके बारे में भी याद रखना है। ये बेसिकली आपका क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड आपका ये आपका H होता है, लेकिन ये वैलेंसी तो फ्री है ना। कार्बन की कभी भी वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कार्बन की वैलेंसी किसी भी स्ट्रक्चर में 4 कंप्लीट नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, COO और ये आपका H और एक कार्बन का सॉरी ये आपका कार्बन की एक वैलेंसी आपका यहाँ पे क्या है कि जो है बोल सकते हैं कि आपका वैकेंट है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे बेसिकली आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, R जो ऐड कर रहे हो ना, तो कार्बन की 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एल्डिहाइड को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCHO कह सकते हैं। और ये कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और ये आपका R डैश। क्लियर? तो R डैश कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे R बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका मिथाइल हो गया, यहाँ पे R डैश की जगह पे आपका इथाइल हो सकता है, C2H5 हो सकता है, यहाँ पे आपका C3H7 भी हो सकता है, आपका ये प्रोपाइल भी हो सकता है। लेकिन होगा क्या, R डैश का मतलब, R का मतलब आपका होता है एल्काइल ग्रुप। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया होगा, ये आपका जो कीटोन के बारे में भी समझ में आया होगा जो आपके ऑप्शन में मेंशन था। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी आपको याद रखना है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, बोल सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर? तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे फोकस करना है। R तो कुछ भी हो सकता है, आपका CH3 भी हो सकता है, मिथाइल एल्काइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपका फंक्शनल ग्रुप है आपका एसाइल हैलाइड, जहाँ पे X क्या हो सकता है, X अगर कहीं भी दिखे आपके केमिस्ट्री में तो आप बोलिएगा कि ये क्या है, कि आपका हैलोजन है। X मींस क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और उसके साथ साथ आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन। क्लियर? और उसके बाद से लास्ट कह सकते हैं कि टेनेसाइन आपका जो है ये इसका एटॉमिक नंबर 117 होता है टेनेसाइन का। तो ये आपके हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं। तो एक्स मींस क्या होता है आपके केमिस्ट्री में, एक्स मींस केमिस्ट्री में आपका होता है वो हैलोजन फैमिली के लिए बेसिकली हम सिंबल यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका एमाइड, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ONH2। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके ऑप्शन में था एथेन, एथेन के बारे में आपको याद रखना है। एथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है और ये बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन, और ये बेसिकली आपको जो ये एल्केन्स होते हैं। क्लियर? और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। आपके एग्जाम्स SSC CGL प्री 2022 के एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर स्लाइड से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा। वेस्ट नहीं, इसको बोलते हैं यूज करना टाइम का। तो ये जो बेसिकली आपका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में आपको देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड, तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? जैसे कि आपका एल्केन्स के एग्जांपल्स मेथेन कह सकते हैं, CH4, C2H6, इनके स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, C2H6 इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो ये बेसिकली आपको ये नजर आ रहा होगा कि आप यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो है आपका सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो इसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया कि नहीं आपको? अगर समझ में ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ये बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है एल्कीन्स, फर्स्ट आपका एल्कीन्स और सेकंड आपका जो एल्काइंस। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और या फिर कार्बन कार्बन के बीच में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो आपका डबल बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली आपका एल्कीन्स होता है। क्या होता है? एल्कीन्स होता है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो वो बेसिकली आपका अनसैचुरेटेड तो होगा, लेकिन क्या होगा, एल्काइंस होगा। ये आपको याद रखना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप फॉर्मूला लिखते हो, आपका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो आपका ये जो कॉमन फॉर्मूला जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये आपको एज इट इज रट लेना है। और ये सेकेंड जो आपको याद रखना है कि जो आपका एल्किन्स का जो कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n आपका होता है। क्लियर? और ये जो आपका एल्काइंस का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। जहां पे n क्या होता है, n बेसिकली आपका जो है नंबर ऑफ बोल सकते हैं कि कार्बन और उसके साथ साथ आपका जो हाइड्रोजन एटम होता है n। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको पुट करके बता रहा हूँ, CnH2n+2 में आपको चेक करना है, यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा C1H2 तो ये क्या देखने को मिला, CH4 मिला। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये
है आपका एल्केन, और एल्केन में इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे मेथेन। और ये मेथ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन के लिए बेसिकली केमिस्ट्री में कहते हैं मेथ। इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, साथ के साथ आपको याद भी रखना है। केमिस्ट्री की एक अलग काउंटिंग होती है। एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथ, क्लियर, मेथ एथ। 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, और 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट, क्लियर। और ये 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, क्लियर। और ये 7 कार्बन के लिए हेप्ट, क्लियर। और ये आपके 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और ये आपके 10 कार्बन के लिए डेक। ये आपके लिए सफिशिएंट है, इतना आपको याद रखना है, क्लियर। आपको ये समझ में आया एल्केन के फॉर्मूला से आप कैसे जो है किसी भी एल्केन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसी तरीके से आपको बताना है कि आपने खुद नोटबुक में लिखना है कि आपका जो है, मान लीजिए कि CnH2n आपका ये फॉर्मूला है, किसका, जो एल्कीन्स का फॉर्मूला है, ये कॉमन फॉर्मूला है। तो इसमें आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो क्या देखने को मिलेगा, C1H2। तो CH2 कोई कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो आपको देखने को मिलेगा C2H2 into 2, C2H4। ये इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, तो इस कंपाउंड का नाम होगा आपको जो है, ये बेसिकली 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं। और उसके साथ जो है आपको ये जो है इन वर्ड यूज किया जाता है बेसिकली, ये आपका इसके लिए जो है आपके एल्कीन्स के लिए, तो आपका एथीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका एथीन हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ऐसे जो है, इसी तरीके से एल्काइंस के भी बारे में आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आपको कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि आपका CnH2n-2, क्लियर। तो ये बेसिकली आपका जो ये किसका होता है, तो ये बेसिकली एल्काइंस का ये कॉमन फॉर्मूला होता है, क्लियर। इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए सफिशिएंट है, और काफी कुछ आप अपने इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में। आपको बेसिकली जो है जितने भी आपके यहाँ पे रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पे मेंशन है, उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपको फ्रीक्वेंसीज के बेस पे उनको आपको अरेंज करना था। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, और ये एक्सरेज, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्सरेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो आपके ये 4 दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है आप इस पर्टिकुलर स्लाइड की हेल्प से काफी कंफर्टेबल तरीके से दे सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आपका ये सीक्वेंस होता है, ये आपका वेवलेंथ का है और ये आपका फ्रीक्वेंसीज का है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, गामा रेज का, देन एक्स रेज का, देन अल्ट्रावायलेट का, देन विजिबल का, देन इंफ्रारेड का, देन माइक्रोवेव का, देन रेडियो का, क्लियर। तो आपके ऑप्शन में देखिए, आपके ऑप्शन में तो गामा दे नहीं रखा है, तो गामा नहीं दे रखा है, तो आपको बेसिकली जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा है उसको पहले नंबर पे रखना है। तो एक्स रेस यहाँ पे देखेंगे, तो एक्स रेस आपको, गामा तो है नहीं, तो एक्स रेस, तो ये बेसिकली आपका जो है एक्स रेज वाला ऑप्शन आपका वो एक ही दे रखा है, तो इसलिए इसका आंसर आपका वो अथॉरिटी होगा, क्लियर। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये स्लाइड बोल सकते हैं। नोटबुक में 1-2 बार लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी का सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम्स में काफी डिटेल में, इस भी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होता है, जो बेसिकली आपका ये डेट्राइटस, ये जो आपका कौन है, कौन जो है बेसिकली आपका डिग्रेड करता है डेट्राइटस को, जो बेसिकली सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में एल्गी करता है, या फिर फाइटोप्लैंक्टन करता है, फंगल एंजाइम्स करता है, या फिर लाइकेंस करता है। कौन करता है, आपका ये फंगल एंजाइम्स करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे, इस पर्टिकुलर स्लाइड से भी आपके एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लियर। तो आप जब देखेंगे आने वाले टाइम में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्योंकि 100 वीडियोस कम नहीं होता है। 100 वीडियोस आप देख रहे होंगे कि वीडियो की लेंथ कितनी हो रही है, कितनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम से ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। किसानों का दोस्त कौन होता है, आपका अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म का फाइलम क्या नेम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्लियर। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो भी आपके यहाँ पे फोकस कीजिए, जो बेसिकली आपका ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं ना, डिकम्पोजिशन का स्टेप आपसे पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में। फ्रेगमेंटेशन, लिसिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ये बेसिकली जो भी आपके डिकम्पोजर्स क्या होते हैं,
डिकम्पोजर्स बेसिकली आपके बैक्टीरिया होते हैं, जनरली आपके बैक्टीरिया होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं जो भी आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, इनको सिंपलर बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में इनको ये ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके जो सिंपल बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली जो है ये बोल सकते हैं कि डिग्रेड करते हैं उनको, क्लियर। और इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस आपको समझ में आया। ये बेसिकली जो भी आपके डेड प्लांट रिमेन्स होते हैं, जैसे कि आपका लिप्स हो गया, बाक हो गया, उसके बाद से फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स जो आपके इंक्लूड करते हैं फीकल मैटर हो गया, उसके बाद से आपका जो कॉन्स्टिट्यूट आपका डेट्राइटस हो गया जो आपका जो है रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिप्स बोल सकते हैं कि डेड प्लांट्स रिमेन्स, लिप्स हो गया, बाक्स हो गया, उसके बाक बेसिकली आपका छाल होता है, पेड़ों की छाल के लिए वर्ड यूज करते हैं, फ्लावर हो गया। तो ये बेसिकली आपका जो है वो रॉ मटेरियल होगा डिकम्पोजिशन के लिए, क्लियर। और उसके बाद से ये इस जो आपके स्टेप्स जो हैं डिकम्पोजिशन के, इसके बारे में आपको याद रखना है। और ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं। तो जो भी आपके डेट्रीवोर्स, जैसे कि आपके जो आपका ये एक डेट्राइटस फूड चेन होता है, तो डेट्राइटस फूड चेन में कौन पार्टिसिपेट करता है, बेसिकली जो है अर्थवर्म से डेट्राइटस फूड चेन आपका स्टार्ट होता है। बोल सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो आपका चैन फूड चैन स्टार्ट होता है ना, उसे हम बोलते हैं डेट्राइटस फूड चैन। और ये डेट्रीवोर्स आपके अर्थवर्म होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं ना कि ब्रेक डाउन करते हैं जो भी आपके डेट्राइटस को जो है किसमें जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। और जिस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि आपका लीचिंग एक प्रोसेस होता है जो आपका वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप बोल सकते हैं कि सॉइल हॉरिजन, सॉइल के भी लेयर होता है जिसे हम हॉरिजन के नाम से जानते हैं, और उसमें ये पहुंचते हैं आपके वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, क्लियर, सॉइल हॉरिजन में। और ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अनअवेलेबल साल्ट्स में, अनअवेलेबल साल्ट्स में, अनअवेलेबल साल्ट्स में, अनअवेलेबल साल्ट्स में। और ये जो भी आपके बैक्टीरियल, और यहाँ पे देखिए सीधे सीधे बोल सकते हैं इसी लाइन से क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा गया था, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये जो मैं फैक्ट डिस्कस कर रहा हूं, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी में डिस्कस कर रहा हूं। इकोलॉजी चैप्टर से क्वेश्चन बोल सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। तो आप चाहें, आपको लग रहा है कि आप खुद से कर सकते हो, तो आप खुद से भी इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि चैप्टर से पूछा जा रहा है। आजकल एसएससी का एक इंपॉर्टेंट फेवरेट चैप्टर है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, क्लियर, इकोलॉजी चैप्टर से बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये आपका ये क्या है, और इस प्रोसेस को क्या किसके नाम से जानते हैं, कैटाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस प्रोसेस को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा डिकम्पोजिशन जब होता है किसमें, सॉइल में। तो ह्यूमिफिकेशन, ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस क्या होता है, तो डार्क कलर्ड एमॉर्फस सबस्टेंस होता है। ये बेसिकली जो है डार्क कलर्ड एमॉर्फस सबस्टेंस, कोई शेप ही नहीं होता है ह्यूमस का, और ये डार्क कलर का होता है। और बोल सकते हैं कि जो है जो आपका सॉइल जो होता है ना, उसके फर्टिलिटी के लिए काफी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमस का, क्लियर। और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन, और उसके साथ साथ ये अंडरगोस होता है डिकम्पोजिशन, एक्सट्रीमली स्लो रेट इसमें देखने को मिलता है, क्लियर। और ये जो आपका कोलॉइडल इन नेचर इसमें देखने को मिलता है, और ये सर्व करता है एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्लियर। और ये जो आपका ह्यूमस जो होता है फर्दर आपका डिग्रेड होता है किसके द्वारा, कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, और ये रिलीज करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जैसे आपको ये देखने को मिला किस प्रोसेस के द्वारा, तो मिनरलाइजेशन। तो आपको समझ में आया कि मिनरलाइजेशन क्या होता है। आपके बाद से उसके बाद से ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, और ये आपका कैटाबोलिज्म क्या होता है, और ये आपका फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में था एल्गी। यहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये आपके एल्गी क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं। और ये बोल सकते हैं कि नॉन वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर मींस इसमें जाइलम एंड फ्लोएम देखने को नहीं मिलता है, क्लियर। और ये थैलोइड प्लांट होते हैं, ये थैलोफाइटा के मेंबर होते हैं। थैलोफाइटा के मेंबर उस पर्टिकुलर प्लांट्स को हम कहते हैं जिसमें कोई आपका ट्रू रूट, नो ट्रू रूट, नो स्टेम, बोल सकते हैं कि ट्रू स्टेम की मैं बात कर रहा हूँ, नो लिप्स। जैसे कि आप मैंगो में देखते हैं, मैंगो में आपसे पूछूं कि रूट बताओ तो आप बता सकते हो। मैं बताऊं कि मैं पूछूं कि स्टेम बताओ, वो भी बता सकते हो। आप फ्लावर भी बता सकते हो, फ्लावर, उसके बाद से फ्रूट भी बता सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ आप नहीं बता सकते हो किसमें, एल्गी शैवाल में। तो ऐसे प्लांट के ग्रुप को हम थैलोइड प्लांट कहते हैं, इसे थैलोफाइटा के अंदर ये रखा गया। और ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बोल सकते हैं एसएससी मेंस 2022 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एल्गी को कहां प्लेस किया गया है।
एल्गी जो है बेसिकली थैलोफाइटा का मेंबर है। एल्गी के साथ साथ आपको याद रखना है कि फंजाई कवक को भी जो है थैलोफाइटा के अंदर रखा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है इसमें मोस्टली बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलता है। सवाल के केस में बिना जो है जैकेट आपका जो स्टेराइल सेल्स इसमें बोल सकते हैं कि आपका जो है वो देखने को नहीं मिलता है। उसके चारों तरफ बोल सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ जो है ये आपका जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स देखने को नहीं मिलता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी हमें देखने को नहीं मिलता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी हमें देखने को नहीं मिलता है एल्गी में। इस तरीके के पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये डिस्टिंक्शन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बेसिकली आपका डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। क्लियर? तो एज इट इज आपको याद रखना है और इसके बारे में आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा, क्योंकि एक ही पॉइंट में बताऊं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। जब मैं आपको बताऊंगा ब्रायोफाइट से कुछ स्लाइड्स में इंक्लूड करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है। क्लियर? तो वहां पे क्लियर होगा आपका ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट। तब तक आप ये याद रखिए कि एल्गी में भी देखने को मिलता है डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये बेसिकली प्लेस्ड इन डिवीजन थैलोफाइटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अलोंग विद द फंजाई। फंजाई को भी जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। स्टडी ऑफ एल्गी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसे हम फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। फाइकोस मींस क्या होता है? सीवीड होता है, समुद्री खरपतवार होता है बोल सकते हैं। और लॉगस मींस स्टडी होता है। टर्म जो है एल्गी टर्म जो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो बोल सकते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम कहते हैं ना कि मैंगो का क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका नाम है। तो मैंगीफेरा क्या है? मैंगीफेरा जीनस को बता रहा है, इंडिका क्या बता रहा है? स्पीशीज को बता रहा है। दिया किसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। और ये टर्म जो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फिर फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फ्रिस को कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ये फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ मेंशन था, कोई क्वेश्चंस में देख रहा था तो ऑप्शन में एमओपी आयंगर का नाम था। तो एमओपी आयंगर कौन थे? आपके फादर थे इंडियन फाइकोलॉजी के। सेल वॉल जो होता है मोस्टली आप बोल सकते हैं कि एल्गी का जो सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च आपको देखने को मिलेगा। लाइकेन के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना क्योंकि आपके ऑप्शन में था। तो ये जो लाइकेन जो होता है ना, ये आपका सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को शो करता है, उसे बेसिकली हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। उसके रिलेशनशिप को जो है एल्गी और उसके साथ साथ आपके फंजाई मिलकर के जो है एक तीसरे ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं लाइकेन। और दोनों बोल सकते हैं कि एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और मैं एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा इससे रिलेटेड, आपको सुन करके आश्चर्य होगा इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को। क्लियर? तो उससे हम बेसिकली म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दोनों को बोल सकते हैं कि लाभ देखने को मिलता है। क्लियर? एल्गी बेसिकली जो होता है इससे जो एल्गल पार्टनर जो होता है ना लाइकेन में, उसे हम फाइकोबायंट कहते हैं। एल्गल पार्टनर को हम फाइकोबायंट कहते हैं जिसके पास क्लोरोफिल होता है। और ये फंजाई जो होता है इसके जो फंगल पार्टनर होता है उसको माइकोबायंट कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो आपका फंजाई या फिर फंगल पार्टनर जो होता है जो बेसिकली उसे हम माइकोबायंट कहते हैं। और माइक्स मींस आपका फंगस होता है और ये आपका बायोस मींस आपका लाइफ होता है। तो ये भी आपको छोटे छोटे फैक्ट याद रखने हैं। स्टडी ऑफ लाइकेन, स्टडी ऑफ लाइकेन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और लाइकेनोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन जो लाइकेन को स्टडी करता है उसे हम लाइकेनोलॉजिस्ट कहते हैं। आपको याद रखना है कि डी वेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जो मॉडर्न माइकोलॉजी भी नहीं कहते हैं। इनके द्वारा बेसिकली 1887 में जो है यूज किया गया था डी वेरी सर के द्वारा जो है टर्म सिम्बायोसिस। किसके लिए? जो है लाइकेन के लिए। जो है लाइकेन का जो आपका म्यूचुअलिज्म तो होता है लेकिन ये आपका सिम्बायोसिस होता है। सिम्बायोसिस का भी सिम्बायोसिस का टाइप है म्यूचुअलिज्म। तो सिम्बायोसिस जो टर्म यूज किया गया था लाइकेन के लिए किसके द्वारा किया गया था? तो डी वेरी सर के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। टर्म जो लाइकेन जो है किसके द्वारा दिया गया था जो है आपको याद रखना है। टर्म लाइकेन, टर्म जिम्नोस्पर्म और उसके साथ साथ फादर ऑफ बॉटनी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? आपके थियोफ्रेस्टस। इनके द्वारा लाइकेन टर्म और जिम्नोस्पर्म टर्म दोनों ही दिया गया है थियोफ्रेस्टस के द्वारा। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी आपको याद रखना है एरिस्टोटल को, अरस्तु को कहा जाता है। और ये फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये आपके फादर ऑफ लाइकेन कौन होते हैं? कौन है आपके? ये तो एगेरियस सर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी डीडी अवस्थी सर को कहा जाता है। और ये रेनिनके ने बेसिकली एक टर्म यूज किया था, कंसोर्टियम टर्म।
किसके लिए, किसके थैलस के लिए, लाइकेन के थैलस के लिए। थोड़ा सा एडवांस है 2-3 पॉइंट्स, क्योंकि मान लीजिए अगर क्वेश्चन एडवांस तरीके से पूछ लिया जाए तो उस केस में आप आंसर कर पाओगे। इससे आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज भी मैं आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं देने वाला हूँ, बहुत कुछ मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। 1867 में जो है स्विस बॉटनिस्ट आपके जो है स्कीवेंडर सर के द्वारा जो पहली बार बोल सकते हैं कि प्रपोज किया गया था थ्योरी ऑफ ड्यूअलिटी, किसके लिए, लाइकेन के थैलस के लिए। और ये क्रॉम्बी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जो है ना एक टर्म यूज किया गया था हेलोटिज्म, और ये किसके एसोसिएशन के लिए था, आपका जो लाइकेन के एसोसिएशन के लिए। और इनके द्वारा एक जो है मास्टर स्लैब हाइपोथेसिस दिया गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मान लीजिए कि लाइकेन में आपका एल्गी भी रह रहा है और या बोल सकते हैं कि आपका ये फंजाई भी रह रहा है, तो उसमें कोई एक आपका गुलाम होता है, गुलाम एल्गी होता है, किसका गुलाम होता है, तो फंजाई का। मास्टर कौन होता है इस पूरे एसोसिएशन में लाइकेन के एसोसिएशन में मास्टर कौन होता है, तो फंजाई बोल सकते हैं कि मास्टर होता है। क्लियर। तो इस बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस को हम किसके नाम से जानते हैं, इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस, जिसमें आपका मास्टर फंजाई होता है और ये आपका स्लेव एल्गी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में था फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटो मींस क्या होता है, फाइटो मींस बेसिकली आपका ये प्लांट होता है, और ये आपका प्लैंक्टोस मींस क्या होता है, तो याद रखना है कि बेसिकली आपका जो है ये ड्रिफ्टर या फिर वांडर्ड होता है। क्लियर, ये घुमंतु बोल सकते हैं। और ये आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली आपके डायटम्स हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आपने सुना होगा नोस्टॉक एंड एनाबिना, बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी, मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ, नोस्टॉक एंड एनाबिना, जो आपको धान के खेतों में आपको देखने को मिलेंगे, पैडी क्रॉप में। उसके साथ साथ ऑसिलेटोरिया भी एक इंपॉर्टेंट आपका जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइटोनीमा भी आपका जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, साइनोबैक्टीरिया इन्हें कहा जाता है, और ये डायनोफ्लैजलेट होते हैं। ये आपके बोल सकते हैं कुछ आपके डायटर्म साइनोबैक्टीरिया और डायनोफ्लैजलेट्स आपके जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया को, ये डायटर्म्स को देख सकते हैं, डायनोफ्लैजलेट देख सकते हैं, ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन के अंदर इंक्लूड होते हैं कुछ एल्गी। और ये आपके जो है ये कौन है, आपके जो कोकोलिथो आपके जो है ये 4 है। क्लियर। तो ये आप इमेज में देख करके पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। इनमें से कौन सा एलिमेंट बेसिकली आपका एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, फैट्स, आयरन, कैल्शियम या फिर प्रोटीन। तो याद रखिए आयरन बेसिकली आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। आयरन का बेसिकली सिंबल क्या होता है, Fe होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है, बोल सकते हैं 3D सीरीज में, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। तो आपको बेसिकली वीडियो नंबर फर्स्ट में इस सारे ही पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 3D सीरीज के एलिमेंट्स का नाम आपको अभी तक तो रट जाना चाहिए, क्योंकि आपको मैं वीडियो नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली आपका आयरन हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा ब्लड टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जहां से आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इसी स्लाइड से आएंगे। जो मैं डिस्कस करूंगा अभी बोल सकते हैं कि 4 से 5 मिनट लगेंगे। आपको बहुत अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को एंजॉय करना है। ब्लड बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि कौन सा टिश्यू होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि बेसिकली जब हम ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो ब्लड में आपको देखने को मिलेगा कि ये बेसिकली आपका फ्लूइड पार्ट जो होता है ना, ब्लड में जो फ्लूइडिटी जो होता है, तरलता जो होता है, किसकी वजह से होता है, तो उसमें बोल सकते हैं कि प्लाज्मा की वजह से होता है। और ये जो आपका प्लाज्मा जो होता है ना, आपके ब्लड में 55% हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको याद रखना कि प्लाज्मा में 90 to 92% प्लाज्मा में वाटर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो भी आपका 6 to 8% जो होता है ना, उसमें बेसिकली आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिनोजन हो गया, ग्लोबुलिन्स और उसके साथ साथ एल्ब्यूमिन्स हो गया। क्लियर। और आपको याद रखना है कि ये जो आपका फाइब्रिनोजेंस जो होता है, ये बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट आवश्यक बोल सकते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग और कोगुलेशन के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका ये फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये तो आपका ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका ब्लड प्लाज्मा होता है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, तो सेकेंड पार्ट आपका जो है वो आपका ब्लड कार्पसल्स होता है। क्लियर। ब्लड कार्पसल्स, जैसे कि आपको याद रखना है आरबीसी, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का। सेकेंड होता है आपका जो डब्ल्यूबीसी, जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। और थर्ड होता है आपका जो है प्लेटलेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्लियर। ये आपको याद रखना है। यहाँ भी फोकस कीजिए, प्लाज्मा के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था। ये जो आपका ग्लोबुलिन्स जो होता है ना, बेसिकली आपका ये प्राइमरली बोल सकते हैं कि जो है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में।
जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है ना, जो भी बैक्टीरिया वायरस से बेसिकली बोल सकते हैं कि लड़ने का काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म की सैनिक की तरह से आपका ये काम करता है ग्लोबुलिन्स प्रोटीन प्राइमरली। लेकिन उसके बाद से आपको याद रखना है ये आपका जो है ये एल्ब्यूमिन्स जो होता है हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में भी आपका ये ग्लोबुलिन्स प्रोटीन। क्लियर क्लियर। और ये प्लाज्मा के पास जो है बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कुछ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम डबल पॉजिटिव। साथ के साथ आप याद भी रखेंगे, जिससे आपको अगर पूछ लिया जाए कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है तो फटाक से आंसर आना चाहिए कितना होता है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है। क्लियर। और यहाँ पे HCO3 माइनस की ये क्या है आपका ये बाइकार्बोनेट है। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बोनेट क्या होता है तो CO3 डबल माइनस होता है। क्लियर। और ये आपका क्लोराइड आयन आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा के अंदर। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स आपको देखने को मिलेगा ये आपके प्लाज्मा में। और ये आपके बोल सकते हैं कि ये आपके ऑलवेज बोल सकते हैं कि ट्रांजिट होते हैं बॉडी में। फैक्टर्स जो आपके कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग के लिए बोल सकते हैं कि ब्लड में आपको देखने को मिलेगा वो प्लाज्मा में। क्लियर। और ये इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में बोल सकते हैं कि विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे और अपने एग्जाम के लिए याद रखेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड कार्बोनेट्स बोल सकते हैं। इरिथ्रोसाइट्स आपका आरबीसी होता है, ल्यूकोसाइट्स आपका डब्ल्यूबीसी होता है, और ये आपका प्लेटलेट्स आपका ये क्या होता है तो ये थ्रोम्बोसाइट्स होता है। पूरे ब्लड में आपका ये परसेंटेज देखने को मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स का जो है 45%। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये जो आपका इरिथ्रोसाइट्स होता है ना, इसे हम आरबीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर। ये आपका रेड ब्लड सेल होता है, इसका फुल फॉर्म। और ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो आपका रेंज जो होता है ना मैन में आपका जो है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका जो आपका ब्लड में होगा आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका आरबीसी जो होता है रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है एडल्ट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन इसका डेथ कहाँ होता है तो बोल सकते हैं कि ग्रेवयार्ड, इसका कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी का किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट आरबीसी के बारे में बात करें तो इसमें न्यूक्लियस बेसिकली जो है वो देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। तो ये आप याद रख सकते हैं कुछ मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। क्लियर। न्यूक्लियस आपका देखने को नहीं मिलता है आरबीसी सेल में। क्लियर। और ये इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। ये बोल सकते हैं कि जो इसका जो रेड कलर जो होता है आरबीसी का रेड कलर होता है क्योंकि उसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है आपका जो आयरन कंटेनिंग आपका ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। और इसी की वजह से बोल सकते हैं कि जो आपका आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड इन कलर होता है। क्लियर। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। हेल्दी इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें तो 12 टू 16 ग्राम्स जो होता है हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में। और ये जो आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट रोल होते हैं इनका होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी गैसेस। इनके द्वारा जो है बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो गैस का होता है ना, जैसे कि आपका ऑक्सीजन गैस हो गया उसके साथ साथ जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है आपका जो ब्लड के द्वारा ही तो होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके बारे में आरबीसी से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके बारे में नहीं है, ये आरबीसी से रिलेटेड फैक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि आरबीसी का जो बेसिकली आपका जो एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज होता है। कितना होता है, 120 डेज होता है। और ये बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी डेथ कहाँ होता है, स्प्लीन, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहते हैं। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, ये आपका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को बेसिकली हम व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। और ये आपका कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन देखने को नहीं मिलता है। और ये न्यूक्लिएटेड होता है, डब्ल्यूबीसी आपका न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको। एवरेज नंबर के बारे में बात करें तो 6000 टू बोल सकते हैं कि 8000 आपको देखने को मिलेगा। ये आपका mm³ होता है ब्लड में। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो आपका ल्यूकोसाइट्स से होता है जनरली आपके शॉर्ट लिव्ड के होते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्लियर। ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स। ये आप बोल सकते हैं कि ये ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप है। आपको याद रखना है एज इट इज न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स किसके टाइप है, आपके ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स 2 ही टाइप बोल सकते हैं कि ए ग्रेनुलोसाइट्स के हमें देखने को मिलते हैं। ये प्यारा सा फैक्ट याद रखेंगे। न्यूट्रोफिल्स जो होता है मोस्ट एविडेंट सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आपका डब्ल्यूबीसी कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। ये प्यारा सा फैक्ट याद रखेंगे। और जहां पे बोल सकते हैं कि बेसोफिल्स जो होता है जिसकी संख्या कम होती है, लिस्ट होती है जब हम डब्ल्यूबीसी के नंबर के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है
और न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये आपका 6 to 8% आपका जो है ये आपका फैगोसाइटिक सेल्स होता है, जो डिस्ट्रॉय करता है, जो डिस्ट्रॉय किसको डिस्ट्रॉय करता है, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो आपका इंटर करता है बॉडी में। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया और कोई वायरस जो है आपको डिजीज कॉज करने के लिए आपके बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, तो उसको बोल सकते हैं कि ये आपका किल करने का काम करता है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। क्लियर। बेसोफिल्स सिक्रीट भी करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ये हिपेरिन। क्लियर। और ये बोल सकते हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, और ये इस्नोफिल्स जो होता है 2 to 3% आपको ये देखने को मिलेगा, ये रेसिस्ट करता है इन्फेक्शंस को, और इससे बोल सकते हैं आपका किससे एसोसिएटेड होता है, तो एलर्जिक रिएक्शन से आपका ये एसोसिएटेड होता है। ये प्यारा सा फैक्ट आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका लिम्फोसाइट्स 20 to 25% आपको देखने को मिलेगा। 2 टाइप्स बी एंड टी फॉर्म्स, जो आपका बी और टी लिम्फोसाइट्स जो होता है ना, दोनों बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए, इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए आपकी बॉडी में। क्लियर। तो ये भी जो स्ट्रिक्टली आपका जो टी लिम्फोसाइट्स को ही आपका डैमेज करता हुआ नजर आता है आपका एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये आपका टी लिम्फोसाइट पे ही अटैक करता है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही प्यारा सा फैक्ट है। प्लेटलेट्स के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो आपका प्लेटलेट्स जो होता है इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और ये बोल सकते हैं कि आपको ये देखने को मिलेगा इसका नॉर्मल रेंज बेसिकली 1.5 लाख से बोल सकते हैं कि 3.5 लाख ये देखने को मिलता है। नॉर्मल बोल सकते हैं कि ब्लड में प्लेटलेट्स का ये नंबर दे रखा है। और ये नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ब्लड में जो आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो बेसिकली कोएगुलेशन या फिर बोल सकते हैं क्लॉटिंग का जो ब्लड का जो क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन जो होता है, इसी सब्सटेंस की वजह से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए शेप है जो भी आपके ब्लड सेल हैं, जैसे कि आपका आरबीसी का शेप, प्लेटलेट्स का शेप यहाँ पे देख सकते हैं, इस्नोफिल्स का शेप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसोफिल्स का शेप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स का देख सकते हैं, लेकिन मोनोसाइट्स आपको सबसे बड़ा दिखाया गया है इस इमेज में, तो मोनोसाइट्स का साइज बड़ा होता है। क्लियर। टी लिम्फोसाइट देख सकते हैं और ये आपका बी लिम्फोसाइट देख सकते हैं। तो ये प्यारा सा आपका ब्लड से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोल सकते हैं कि एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी मैं डिस्कस किया हूँ इसी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में, बैडमिंटन कोर्ट का जो आपका सिंगल्स के लिए इसका लेंथ कितना होता है, 13.44 मीटर होता है, या फिर 13.55 मीटर होता है, 14 मीटर होता है, या फिर 13.40 मीटर होता है। तो कितना होता है बैडमिंटन कोर्ट का जो सिंगल्स के लिए इसका लेंथ कितना होता है, 13.40। आप 0 को इग्नोर करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, 13.4 मीटर आप कह सकते हो। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, बैडमिंटन कोर्ट में दिखा रहा हूँ आपको, बैडमिंटन ये ऐसे ही खेला जाता है, ये आपको नेट देखने को मिलेगा सेंटर पे, और ये आपका शॉर्ट सर्विस लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका सेंटर लाइन हो गया। यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे सिंगल प्ले जो आपका एरिया जो कितना होता है 13.400 यहाँ पे दे रखा है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, 13.0 आप कह सकते हैं। इसका जो है बेसिकली आपका बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ होता है। क्लियर। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिकली पूछा यह गया था एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में किस पर्टिकुलर गेम को हम पूना के नाम से जानते हैं। तो पूना आपका कौन सा गेम है, पूना बैडमिंटन को ही कहा जाता है, क्योंकि इस बैडमिंटन गेम का ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो पूना सिटी इंडिया में हुआ था। क्लियर। पुणे, जिसे हम पुणे कहते हैं, 1901 में, इसलिए इस पर्टिकुलर गेम को हम किसके नाम से जानते हैं, पूना गेम भी कहते हैं। प्यारा सा फैक्ट है, एसएससी के द्वारा क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। बैडमिंटन का ये जो गेम जो होता है बेसिकली जो आपका ये प्ले किया जाता है मैन के द्वारा भी और वुमेन के द्वारा भी। सिंगल डबल समझ रहे ना, सिंगल डबल मतलब एक बोल सकते हैं कि एक मैन और एक मैन के बीच सिंगल हो रहा है, डबल 2 मैन एक तरफ और 2 मैन एक तरफ, तो ये आपका डबल्स उसे बोलते हैं। और उसके साथ साथ ये आपका मिक्स डबल्स में क्या हो सकता है कि आपका मेल एंड फीमेल दोनों मिक्स हो गए, तो आपका मिक्स डबल भी होता है। ये आपका पर्टिकुलर गेम का बोल सकते हैं कि फॉर्मेट देखने को मिलता है, और ये किसी भी पर्सन के किसी भी एज के पर्सन के द्वारा ये खेला जा सकता है, कोई एज बाउंडेशन नहीं होता है। और ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट बोल सकते हैं कि जो है इसको पर्टिकुलर गेम को जो फॉर्मुलेट किया गया था पुणे में 1901 में, इसलिए इसको हम पूना गेम भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1934 में जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन आईबीएफ को जो फॉर्म किया गया था, जो आपका ये रूल को बनाता है इस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड। और ये वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो बेसिकली आपका ये रेगुलेट्स करता है गेम को, और ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये बेसिकली आपका ये एग्जिस्टेंस में आया था 1934 में, जो बोल सकते हैं वेरियस स्टेट के जो आपके बैडमिंटन एसोसिएशन जो है इससे एफिलिएटेड है, किससे, आपके बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। टाइप ऑफ इवेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, सिंगल्स आपको अभी तक तो समझ में आया क्या होता है आपका सिंगल्स, बॉयज गर्ल्स, डबल्स बॉयज गर्ल्स, मिक्स डबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल। और ये फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करें। ये आपका रैकेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये आपका रैकेट होता है,
ये रैकेट है आपका और उसके साथ साथ ये शटल कॉक है। क्लियर, ये शटल है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा इमेज में मैं डिस्कस कर लूँ, ये आपका स्ट्रिंग एरिया हो गया और ये हेड हो गया और ये आपका थ्रोट हो गया, ये थ्रोट हो गया और ये आपका, ये बोल सकते हैं कि ये आपका उससे नीचे आपको देखने को मिलेगा सैफ्ट और उसके बाद से ये आपका हैंडल होता है, ये हैंडल होता है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट यहाँ भी फोकस कीजिए, कोट मेजरमेंट्स के बारे में बात करें तो लेंथ और वेथ जो होता है डबल कोट कितना होता है आपका जो है 13.40 मीटर इंटू 6.10 मीटर और ये हाइट जो होता है नेट का 1.55 मीटर और ये साइड्स का जो एट द साइड्स और ये बोल सकते हैं कि आपका 1.52 मीटर एट द सेंटर। तो प्यारा सा फैक्ट है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अक्टूबर 2021 में 19 ईयर ओल्ड उस पर्टिकुलर प्लेयर का नाम आपको बताना है जिनके द्वारा जो है ये प्यारा सा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया था। अंशु मलिक, सीमा बिस्ला या फिर संजू देवी या फिर बोल सकते हैं कि सोनम मलिक। तो आप इनको इमेज में देख सकते हैं, अंशु मलिक के द्वारा जो ये कारनामा कर दिखाया गया था। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये जो आपका 2021 का जो वर्ल्ड रेसलिंग आपका चैंपियनशिप जो हुआ था वो आपका 17 नंबर का था, 17वां एडिशन आप बोल सकते हैं। और जो खेला कहाँ गया था, ओस्लो नॉर्वे में खेला गया था। क्लियर, ओस्लो नॉर्वे में। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपके ऑप्शन में था ये सीमा बिस्ला, ये आपके इंडियन रेसलर हैं, इनका संबंध बोल सकते हैं कि आपका रेसलर है। क्लियर, तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछा जाता है पर्सनैलिटी बेस्ड, तो इनका पर्सनैलिटी बोल सकते हैं कि आप ये रेसलर है। संजू देवी भी रेसलर है और ये सोनम मलिक आपके जो इंडियन वुमेन रेसलर फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। क्लियर, तो ये बोल सकते हैं कि सोनीपत हरियाणा से आपके सोनम मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम से, मैं आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर, तो बेसिकली आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर स्टेट जो बेसिकली आपका पोरेस्ट स्टेट है एज पर फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में एमपीआई जो बेसिकली प्रिपेयर किया गया था नीति आयोग के द्वारा, ये लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मिजोरम, तो आपका पुअरेस्ट स्टेट कौन था, आपका बिहार था। ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस पे फोकस कीजिए, फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा ये जारी किया गया था, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। और ये बेसिकली जो आपका 3 डायमेंशंस होता है बेसिकली पॉवर्टी से रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ बेसिकली इंक्लूड करता है न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी को, एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग और उसके साथ साथ स्कूल अटेंडेंस, और ये जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है तो उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कुकिंग फ्यूल, उसके साथ साथ सैनिटेशन, साफ सफाई कितना है, ड्रिंकिंग वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है या फिर नहीं है, हाउसिंग और उसके साथ साथ एसेट संपत्ति कितना है। और ये नेक्स्ट आपको याद रखना है, बहुत ही प्यारा सा फैक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका सबसे पुअर आपका स्टेट बिहार था, देन आफ्टर झारखंड, देन आफ्टर उत्तर प्रदेश, सबसे बोल सकते हैं कि रिच स्टेट केरल, देन आफ्टर गोवा, देन सिक्किम। यहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन है, केरल का परसेंटेज देखने को मिला था 0.71%, गोवा का 3.76% एंड सिक्किम का 3.82%। यहाँ पे फोकस कीजिए, बिहार के बारे में भी मेंशन है 51.91%, झारखंड का परसेंटेज दे रखा है 42.16% एंड यूपी का परसेंटेज कितना था 37.79%। क्लियर, तो अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके स्टेट पीएससी के लिए आप परसेंटेज एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे उसी पॉइंट्स को जो है फिर से मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो आपका कंजप्शन जो होता है फिक्स्ड कैपिटल का, उसे हम किसके नाम से जानते हैं। एसएससी सीजीएल प्री 2020 के एग्जाम्स 23 के एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछा गया था। डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट, एप्रिसिएशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या होता है ये बेसिकली आपका कंजप्शन जो होता है फिक्स्ड कैपिटल का, वो बेसिकली आपका डिप्रिसिएशन होता है, ह्रास होता है, बेसिकली ह्रास देखने को मिलता है। जो मान लीजिए कि आपके पास कोई फिक्स कैपिटल है, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, आप उसी को आप यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका एक ना एक दिन समाप्त होना ही होना है। क्लियर, तो ये आपका डिप्रिसिएशन ही तो होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वैदिक आर्यंस जिस पर्टिकुलर एरिया पे निवास करते थे एरिया में, उसे बेसिकली हम सैप असेंदो प्रदेश के नाम से जानते थे। उस पर्टिकुलर एरिया का मीनिंग क्या था, ये आप बोल सकते हैं कि 7 रिवर्स के द्वारा ड्रेन किया जाता था उस पर्टिकुलर एरिया को। उनमें से आपका एक इंपॉर्टेंट रिवर आपका झेलम था, तो आपको बेसिकली जो है झेलम रिवर का एंशिएंट नेम क्या था, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में। अस्कनी, परसुनी, विपाशा या फिर वितास्ता, तो याद रखिए क्या नाम था आपका जो है झेलम रिवर का जो है एंशिएंट नेम आपका वितास्ता था। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अस्कनी बेसिकली आपका चेनाब रिवर को कहा जाता था, और ये परसुनी आपका रवि रिवर, विपाशा आपका ब्यास रिवर, तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे।
इंडस के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का नाम भी आपको याद रखना है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये प्यारा सा आपका ये स्लाइड है जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अस्कनी आपका जो है चेनाब रिवर, पुरुषणी रवि रिवर, और ये आपका शत्रुंधि सतलज, बिपाशा आपका जो है ये ब्यास, और ये सदा नीरा गंडक, और ये गोमती गोमल, और ये स्वास्तु स्वात। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। वितास्ता आपका ये झेलम। ये प्यारे से बोल सकते हैं कि स्लाइड से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले थे। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताना है बेसिकली जो है उस पर्टिकुलर जो असेंबली जो बेसिकली विलेज में देखने को मिलता था, और ये बेसिकली आपका प्रीडोमिनेंटली बोल सकते हैं किसके द्वारा था, ब्राह्मण्स के द्वारा। तो उस पर्टिकुलर असेंबली का क्या नाम था, उर या फिर खिल या फिर नगरम या फिर सभा। तो किसके नाम से जानते थे, सभा के नाम से जानते थे। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 एम्पायर बेसिकली आपका ये डिवाइड था प्रोविंसेस में, जिसे हम मंडलम्स के नाम से जानते हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद से ये आपका फर्दर डिवाइड था प्रोविंसेस किसके में आपका डिवाइड था, वाला नाडूस। तो बेसिकली आपका डिस्ट्रिक्ट को हम वाला नाडूस कहते थे। क्लियर, और ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ विलेज असेंबलीज देखने को मिले थे जो है बोल सकते हैं कि 16 एम्पायर में। उर जो बेसिकली आपका जो है ये कॉमन विलेजर्स की असेंबली हुआ करता था। और ये सभा जो है आपका ये जो भी आपके ब्राह्मण्स थे, लर्नेड बोल सकते हैं, विद्वानों का ये सभा था, सभा। क्लियर, और ये नगरम बेसिकली जो है आपका मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और ये आर्टिसंस का ये बेसिकली आपका ये असेंबली हुआ करता था। ये आपको प्यारा सा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा आपका एक पार्ट नहीं है, तापी रिवर का बेसिन नहीं है, कौन सा स्टेट से आपका ये बेसिकली ये रिवर नहीं गुजरती है, राजस्थान तापी रिवर। क्लियर, जिसके तट पे जो है सूरत आपका ये सिटी जो है वो लोकेटेड है, स्थित है। तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली आपका तापी रिवर का बेसिन आपका राजस्थान नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, तापी रिवर बेसिकली आपका ये मुल्तई से निकलती है मध्य प्रदेश में, और ये टोटल लेंथ कितना होता है, अराउंड 724 किलोमीटर। और ये सेकेंड लार्जेस्ट बोल सकते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर आफ्टर बोल सकते हैं कि नर्मदा। नर्मदा आपका फर्स्ट बोल सकते हैं कि आपका ये आपका जो है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और नर्मदा एंड तापी रिवर दोनों ही आपके रिफ्ट वैली में बहती है। ये प्यारे से फैक्ट को आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश बोल सकते हैं कि इनका जो है इस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट से ये गुजरती है तापी रिवर। क्लियर, ये आपका तापी रिवर है। क्लियर, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। और ये बेसिकली जो है ये ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खंबात, और ये अरब सागर में गिरती है, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा ये गल्फ ऑफ खंबात। और ये तापी रिवर्स के 14 मेजर ट्रिब्यूटरीज, इनका नाम आप याद रखेंगे, 4 आपके राइट बैंक और 10 आपके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। क्योंकि एसएससी सीजीएल 2023 प्री के एग्जाम से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं खास करके जो ट्रिब्यूटरीज में जिसका नाम आपने कभी ना सुना हो, तो ऐसे ही रिवर का नाम पूछा जाता है। जैसे कि आपका वकी रिवर पूछ लिया जाए, ये किसकी सहायक नदी है, तो नहीं कर पाएंगे आप आंसर। अनेर हो गया, उसके बाद से अरुणावती हो गया, गोमई हो गया। क्लियर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में निशु बोल सकते हैं, अमरावती बोल सकते हैं, ये आपका बेवरे, और ये आपका जो है अबोरी, और ये आपका गिरना, वघोर, और ये पूर्णा, मोना, और ये सिपना। देख रहे हैं कितना नया नया नाम है, लेकिन ये किसका ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं कि आपका ये तापी रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चन तो टफ पूछे ही जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को जो प्रिपेयर होकर के रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेसिकली आपका लार्ज हेड्रॉन कोलॉइडर, ये बेसिकली जो उस पर्टिकुलर कूलिंग मीडियम का नाम आपको बताना था जो यूज किया जाता है लार्ज हेड्रॉन कोलॉइडर, और उसके साथ साथ जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, किसमें जो है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है एमआरआई स्कैनर्स का। क्लियर, एनएमआर क्या होता है, एनएमआर बेसिकली यहाँ पे मैंने उसका इंस्ट्रूमेंटेशन का इमेज भी लगाया है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये बेसिकली आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यहाँ पे बेसिकली देखिए, ये बेसिकली आपका हाइड्रोजन एचएनएमआर स्पेक्ट्रा जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली सैंपल को ऐड किया जाता है, सैंपल ट्यूब में सैंपल आपका ऐड होता है, यहाँ पे मैग्नेट होता है, और बोल सकते हैं कि ये आपका ये डिटेक्टर होता है, और ये आपका आरएफ ट्रांसमीटर है। ये बेसिकली आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। जैसे कि आपका जो है ये विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होता है, तो ये टेक्निक्स है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, तो ये बेसिकली जो है कौन सा यूज किया जाता है बताना था आपको जो है क्वेश्चन में। कूलिंग मीडियम नियॉन, क्लोरीन या फिर ऑर्गन या फिर हीलियम। तो नियॉन आपका Ne होता है इसका सिंबल, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। क्लोरीन आपका जो है Cl आपका ये 17 होता है। ऑर्गन आपका Ar 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है।
हीलियम बेसिकली यूज किया जाता है, अब बोल सकते हैं कि कूलिंग मीडियम के तौर पे। तो इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा हीलियम। हीलियम आपका जो है इसका एटॉमिक नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा। क्लियर, ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको बताना था कि 2018 में गूगल डूडल ये इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। बोल सकते हैं कि 100th बर्थडे ऑफ द मृणालिनी साराभाई। ये एक्सपोनेंट है आपके जो है किस डांस फॉर्म्स के? भारतनाट्यम एंड कथकली, ओडिसी एंड कथक, कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम, यक्षगण। यक्षगण कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्लियर, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम के बारे में बात करें तो तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है और ये कथकली आपको केरल में देखने को मिलेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। ओडिसी उड़ीसा का क्लासिकल डांस है और ये केलुचरण मोहपात्रा इसके इंपॉर्टेंट आपके डांसर है। कथक आपको देखने को मिलेगा बिरजू महाराज, इसके इंपॉर्टेंट आपके जो है वो डांसर है बिरजू महाराज। क्लियर, और ये कथक आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और ये आपको देखने को मिलेगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु में। क्लियर, यक्षगण के बारे में आपको बताना है। क्लियर, यहाँ पे देख सकते हैं मृणालिनी साराभाई, ये बेसिकली जो है इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा चुका है। दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये जो इंस्टीट्यूट, इस पर्पल इंस्टीट्यूट के फाउंडर और डायरेक्टर कौन है आपके जो मृणालिनी साराभाई? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इनको पद्म भूषण से बोल सकते हैं कि 1992 में और ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 1965 में। इस प्यारे से फैक्ट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना था, इनमें से कौन म्यूजिशियन जो आपके पॉपुलर है, बोल सकते हैं कि लोकप्रिय है, जो है मास्टरी है उनके, बोल सकते हैं किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके जो सितार के ऊपर किस इनमें से किस म्यूजिशियन संगीतज्ञ का मास्टरी है? आपको आंसर करना था। अली अकबर खान, विलायत खान, या फिर बहादुर खान, या फिर अमजद अली खान। आंसर क्या होगा? विलायत खान की मास्टरी है किस पे जो है? सितार पे। क्लियर, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। रविशंकर के गुरु का नाम आपके एग्जाम से पूछा जाता है, ये भी आपके सितार वादक है रविशंकर। तो क्या नाम है उनके गुरु का? अलाउद्दीन खान। ये बोल सकते हैं कि टीचर ऑफ उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये किसके टीचर हैं? आपके रविशंकर के। ये आपसे फैक्ट पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल 2022 प्रीलिम्स के एग्जाम्स में। क्लियर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई बजाते हैं, आप याद रख सकते हैं। और ये उस्ताद अमजद अली खान आपके सरोद प्लेयर हैं और ये इकहरा तांज के लिए फेमस है। अली अकबर खान ये भी आपके सरोद प्लेयर हैं। तो इस फैक्ट से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आपके जो है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, आपको बताना था कि जो इनके द्वारा जो है अर्जुन अवार्ड 2022 जो है जीता गया था या फिर दिया गया था अर्जुन अवार्ड। और ये इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, इनका स्पोर्ट का नाम आपको बताना था। एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे इनका कौन सा गेम है, तो आप यहाँ पे इमेज में इनको देख सकते हैं, जो है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी। क्लियर, इनका संबंध है चेस गेम से। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बेसिकली आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना था, जो भी आपका स्टेट दे रखा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। जो आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है आपका जो है वो बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जो जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन था उस स्टेट को पहले अरेंज करना था, देन उससे ज्यादा होगा, देन सबसे ज्यादा को लास्ट में रखना था। तो सबसे आपको कम देखने को मिलेगा इस चार्ट में, देखिए ओडिशा का जो आपका ये जो आप बोल सकते हैं कि ये डाटा है जो है ये कितना देखने को मिला था, जो है 95.91%। क्लियर, उसके साथ साथ आपको सेकेंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा जो है महाराष्ट्र 105.1 और उसके साथ साथ आपका ये जो है 153.17 इसका जो है वो आपका मध्य प्रदेश का। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा सबसे कम, देन आफ्टर आपका जो है महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे, और सबसे लास्ट में बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है टाइनी इंडस्ट्री या फिर यूनिट के लिए बेसिकली इंक्रीज किया गया था 2 लाख के लिए। क्लियर, 1977, 1991 या फिर 1980 या फिर 1956, तो याद रखिए किसमें किया गया था? 1980s का जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम से ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका 1980 का जो है बेसिकली आपका ये प्रमोट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक फेडरेशन। क्लियर, और यहाँ पे आपको फोकस करना है, आपको जो है MRTP एक्ट
मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव आपके ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये बेसिकली एक्ट आया था, बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉलिसीज में, और ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फेरा कहते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम्स में जो है ये फेरा का जो है शॉर्ट बोल सकते हैं कि इसका एब्रीविएशन देकर के इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपके पास आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेसिकली एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फाउंडर आपको बताना था टाइगर लेजियन या फिर फ्री इंडिया लेजियन के आपके फाउंडर कौन थे। तो यहाँ पे इनको आप देख पा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेड होयल या फिर हेरोल्ड जेफरी या फिर बोल सकते हैं कि सिमन आपके जो है लैपलेस या फिर एडविन हबल। तो किन के द्वारा दिया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स, ये बेसिकली जो है फ्रेड होयल के द्वारा दिया गया था। क्या था ये आपका ये स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो अब बेसिकली जो भी आपका यूनिवर्स अपीयर होगा बोल सकते हैं कि सेम एट ऑल टाइम्स, ऑल टाइम्स हमेशा आपका जो है बेसिकली यूनिवर्स जो आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्लियर, ये बेसिकली यहाँ पे इनको देख सकते हैं जो है फ्रेड होयल को। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको। ये आपका 23 का था, 23 का था। क्लियर, ये इसको आपको सही करना है। पूछा ये गया था कि जो बेसिकली आपको इंडियन आर्टिकल का जो है नंबर बताना था जो आपका रिलेटेड है सिटीजनशिप से, नागरिकता से। आर्टिकल 15 टू 21, 25 टू 31, 5 टू 11 या फिर 2 टू 4। तो आपका ये सिटीजनशिप देखने को मिलेगा जो है पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल 5 टू 11, ऑप्शन थर्ड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 5 में क्या मेंशन है, जो आपका सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आर्टिकल 6 में क्या मेंशन है, राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो आपके बोल सकते हैं कि पाकिस्तान से कहाँ है आपके जो है इंडिया में आए हैं, तो इनके लिए बोल सकते हैं कि जो प्रोविजन है सिटीजनशिप को लेकर के आर्टिकल 6 में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 7 में क्या मेंशन है, तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान में गए हैं उनके लिए ये बेसिकली आपका ये बोल सकते हैं कि पॉइंट इसमें मेंशन है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 में क्या मेंशन है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर रह रहे हैं। क्लियर, इनके बारे में मेंशन है बोल सकते हैं कि आर्टिकल 8 में। और ये आर्टिकल 9 में क्या मेंशन है, पर्सन्स वॉलंटली बोल सकते हैं एक्वायर कर सकते हैं अपने इच्छा के स्वेच्छा के अनुसार जो है सिटीजनशिप नागरिकता को बोल सकते हैं कि ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद से आर्टिकल 10 में क्या मेंशन है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो जो भी पॉइंट्स मेंशन है उसको आपको एज इट इज याद रखना होता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है। आप एक दो बार रीड करेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 11 में क्या मेंशन है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो बेसिकली ये आपका पार्लियामेंट बोल सकते हैं कि रेगुलेट करती है राइट ऑफ सिटीजनशिप, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। देखने को मिलेगा आपको आर्टिकल 11 में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रैयत वारी सिस्टम के बारे में। ये बेसिकली आपका ये रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था इस सिस्टम के द्वारा, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिश जो आपका किस पे बेस्ड था, जो है आपका ये किस पे बेस्ड था, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था। ऑप्शन फोर्थ आपका जो वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रैयत वारी सिस्टम से आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, सर थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में पहले इसको जो है बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत ही आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, बाकी थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिएगा, इनको रीड कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना था करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इनर्शिया। तो इनर्शिया जो आपका ये होता है कैसे, जो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, लोजर द lesser the weight and greater the inertia, lesser the mass greater the inertia, greater the mass and lesser the inertia। आपको कंफ्यूज किया जा रहा है स्टेटमेंट के द्वारा। इनर्शिया में बेसिकली क्या होता है ना, ग्रेटर द मास, जितना ज्यादा आपका मास होगा उतना ज्यादा आपका इनर्शिया होगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। क्लियर, यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉपर्टीज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये बेसिकली जो अपना जो पोजीशन जो होता है ना उसको बेसिकली ये विरोध करता है। ये आपका जो प्रॉपर्टीज जो होता है, गुण जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, इनर्शिया के नाम से जानते हैं। क्लियर,
और ये इनर्शिया जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये मेजर किया जाता है उसके मास के द्वारा। क्लियर, इनर्शिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, इसलिए ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 24 क्वेश्चन, बेसिकली आपको बताना था हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस किस स्टेट का था? तो बिहार का था। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 बिहार फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपका जो 26.8 और ये रूरल में आपका 27.7 और ये अर्बन में 21.1। उत्तर प्रदेश का भी देख सकते हैं 26.2 ये टोटल, और ये रूरल में आपका 27.3 और ये 22.8। मध्य प्रदेश का देख सकते हैं 25.1, 27.1 रूरल में, अर्बन में 19.5। इतना सफिशियंट है, डाटा आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का आप ऐसा बोल सकते हैं, आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपको बताना था बेसिकली 2022 अमेंडमेंट्स में जो आपका ये हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है आपको फॉलोइंग कम्युनिटीज को बेसिकली जो है नाम इसमें से बताना है, जो जिसको ग्रांटेड बोल सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बोल सकते हैं कि आपका कौन सा कम्युनिटी था, आपको बताना था। ये आपका जो है शेड्यूल ट्राइब्स आपको बताना था। तो नारी कोरबन कम्युनिटी या फिर हट्टी कम्युनिटी या फिर केडू कुरुबा कम्युनिटी, तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड ABC तीनों ही कमेटी को जो बोल सकते हैं कि जो है शेड्यूल ट्राइब का ये स्टेटस दिया गया था जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ABC क्या हो जाएगा, ओनली इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है और यहाँ पे आप इसको रीड कीजिएगा। ये आपका बेसिकली जो है लोकसभा में दिसंबर 15 2022 को ये बेसिकली आपका ये पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है ये शेड्यूल ट्राइब का ये जो भी आपका ये बिल था। क्लियर, तो इसको आप याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नारी कोरबन और उसके साथ साथ जो है कुरी विकरण आपके हिल ट्राइब्स तमिलनाडु के ट्राइब्स थे। क्लियर, और इसी के साथ बोल सकते हैं कि मिशन एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का जो बेसिकली आपका 100 वीडियोस का जो मैं प्रॉमिस किया हूं आप लोगों के साथ, उसका ये वीडियो नंबर 3 मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत अच्छे से इत्मीनान से एक एक इन्फॉर्मेशन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जो आपके अपकमिंग वीडियोस होंगे उस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि अपकमिंग वीडियोस के लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपके इन्फॉर्मेशन जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिलीवर किया हूं। और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस जो मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया हूं, खास करके साइंस में मेरा ज्यादा फोकस है, तो उस जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया हूं साइंस रिलेटेड उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेट में, बोल सकते हैं कि 100 वीडियोस के सेट नंबर बोल सकते हैं कि 4 में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।